बंगाल विभाजन देश के विभाजन का वजह बन गया, हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक जगह बन गया। बंगाल पार्टीशन लॉर्ड कर्जन के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक हिस्सा था। कहीं बर्मा, कहीं पाकिस्तान, तो कहीं बांग्लादेश बन गया। जी हां, अब बताने की जरूरत नहीं है कि आज के सेशन में हम लोग किस मैटर पर डिस्कशन करेंगे। जी हां, आज हम लोग अध्ययन करेंगे बंगाल पार्टीशन, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके द्वारा किया गया, उसके पीछे क्या वजह था, उसका क्या दूरगामी परिणाम था। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का हमारे घर में स्टडी 91 में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज के सेशन में हम लोग बंगाल विभाजन से संबंधित तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोग बंगाल पार्टीशन के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, या किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था। जैसे प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह सेशन उन सभी परीक्षाओं के लिए संजीवनी है, रामबाण है, जहां पर जीएस पूछा जाता है। स्पेशली यहां पर जो क्वेश्चन है उसको सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके फ्रेम किया गया है। रात 9 बजे इतिहास एक्सप्रेस के सेशन में मैं आप लोगों से मिलता हूं, जबकि जो है मॉर्निंग में, सुबह में 10 बजे माननीय नितिन सर आप लोगों को जीएस मिसलेनियस का सेशन लेकर के उपस्थित होते हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और आज का पहला सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर फटाफट आप सब लोग आंसर करेंगे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन फर्स्ट सर एंड्रूज फ्रेजर, सेकंड एच रिजले, थर्ड ब्रोड्रिक, फोर्थ एटी अरुंडेल। यानी बंगाल विभाजन, मैंने पहले ही बताया कि बंगाल विभाजन भारत के विभाजन का जो है पहली सीढ़ी थी, या कह लो कि बंगाल विभाजन ही भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि बनकर के तैयार हुई। बंगाल का विभाजन 2 बार किया गया था। बंगाल का विभाजन 2 बार हुआ। पहली बार हुआ 1874 में। कब? 1874 में। किसके शासनकाल में? तो आप कहेंगे कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा इसका विभाजन किया गया। और जब पहली बार विभाजन हुआ तो बंगाल से असम को काट करके कसम से अलग कर दिया गया। तो पहला विभाजन कब हुआ? 1874 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में, जब बंगाल उस समय का भारत का जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य था, असम को एक तरफ कर दिया गया। तो यह पहला विभाजन था। दूसरा जो विभाजन हुआ बंगाल का, वो हुआ था कब? तो आप कहेंगे कि 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया जाता है। किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। लॉर्ड कर्जन, वही लॉर्ड कर्जन जिसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दूसरा औरंगजेब कहा गया था। वही लॉर्ड कर्जन जिसने भारत में सबसे पहले करेंसी एक्ट लाता है, और उसके तहत ब्रिटेन की मुद्रा को भारत का जो है संवैधानिक मुद्रा, या कह लो कि स्टर्लिंग पाउंड को भारत का ऑफिशियल जो है करेंसी घोषित करता है। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? आप कहेंगे 1899 से लेकर के 1905 तक। यह भी आया तो भारत में खूब माहौल बनाया, लेकिन बाद में इसकी भी नीतियां बड़ी विचित्र हो गई। इसी लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट किया गया बंगाल पार्टीशन का। कहां से अनाउंसमेंट किया गया था? आप कहेंगे कि सर शिमला से जो है इसका अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि उन दिनों भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां हुआ करती थी? शिमला हुआ करती थी। किसके शासनकाल में बनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बनाई गई थी। और उसी शिमला से, जो कि अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वहीं से लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल पार्टीशन का अनाउंसमेंट किया जाता है। बंगाल पार्टीशन के पीछे इन्होंने अपना तर्क दिया था कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहां प्रशासन संबंधित जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए बस एकमात्र विकल्प है, और वो है बंगाल का विभाजन।
बंगाल का विकास करने के लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, यद्यपि कि ऐसा कुछ नहीं था। राजनीति की दुनिया में हकीकत कभी बताई नहीं जाती है, और जो बताई जाती है उसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। ये मैं बात बार बार आप सबसे बताता रहता हूं। आखिरकार बंगाल पार्टीशन के पीछे इनका उद्देश्य था। उन दिनों बंगाल की राजधानी जो कलकत्ता थी, भारत के राजनीतिक का केंद्र बिंदु था, क्योंकि तब भारत की राजधानी वो थी। और उन दिनों राष्ट्रवादी जितने भी जो है नेता थे, उनकी सभी उनकी राजनीति का गढ़ बना हुआ था बंगाल। वहां राष्ट्र के समर्थन में, देश की स्वतंत्रता के समर्थन में जो भावनाएं थी उनको आहत करना, उनको छिन्न भिन्न करना इनका जो है मेन मकसद रहा था। इसलिए बंगाल का जो है विभाजन हुआ। वरना आज भी आप देखते हैं, जब तब विभिन्न राज्यों को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो हमारी भी सरकारें कहती हैं कि इनका विकास हो, इसलिए इसको जो है छोटा बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत में उसके पीछे राजनीति होती है। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना को लेकर के जो है तेलंगाना मुक्ति मोर्चा ने कब तक जो है आंदोलन किया? तब तक जब तक कि एक अलग जो है स्टेट नहीं बन गया। वरना बिहार से अलग हुआ झारखंड स्विट्जरलैंड बन गया? नहीं, वैसे ही है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, बहुत कोई अंतर नहीं हुआ। अगर जो है इसके विभाजन से किसी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ तो उन लोगों को जो कि जो है राजनीति में जो है बैठे हुए हैं। बहरहाल बंगाल विभाजन का जो है अनाउंसमेंट किया लॉर्ड कर्जन, शिमला की धरती से, शिमला से जो है इसका अनाउंसमेंट करता है। और सबसे पहले इसका अंदेशा जो है द हिंदू नामक पेपर के द्वारा जो है किया गया था। हिंदू नामक समाचार पत्र जो है सबसे पहले इसके बारे में संभावना व्यक्त किया था कि बंगाल विभाजन एक बार पुनः हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो है 1874 में बंगाल का विभाजन किया गया था। तब गवर्नर जनरल था कौन? लॉर्ड कर्जन। लेकिन लेफ्टिनेंट जो जनरल था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था सर एंड्रोज फ्रेजर। क्या नाम था? एंड्रोज फ्रेजर। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प 100% सही होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन आपसे कभी कभी पूछता है कि बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय बंगाल की जनसंख्या कितनी थी? बंगाल की जनसंख्या 8 करोड़ उस समय थी। जनसंख्या के मामले में हमेशा हम लोग ठीक ठाक रहे हैं, हमेशा स्थिति हम लोगों की ठीक ठाक रही है। और उस समय इसकी एरिया कितनी रही थी? तो करीब 4,89,500 वर्ग किलोमीटर जो है इसकी एरिया थी। और जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो बंगाल को 2 भागों में बांटा गया। एक पूर्वी बंगाल और पूर्वी बंगाल वो क्षेत्र था जहां जो है मुस्लिम बाहुल्य, या कह लो कि जहां पर इस्लाम धर्म के जो है मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक थी, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था ये, जहां की जनसंख्या करीब कितनी रही थी? 3 करोड़ रही थी, 3 करोड़। और दूसरा था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और यहां की जनसंख्या कितनी थी? आप कहेंगे जब टोटल 8 करोड़ थी, 3 करोड़ उधर हो गया तो इधर कितना हो गया? आप कहेंगे लगभग 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ यहां की जो है जनसंख्या थी। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कलकत्ता, जो कि अब जो है कोलकाता हो गई। आज भी वही स्थिति है। हालांकि अभी बंगाल सरकार के द्वारा यहां पर प्रस्ताव जो है पारित किया गया और केंद्र सरकार को भेजा भी गया है कि अब बंगाल के नाम से पश्चिम शब्द को जो है हटा दिया जाए, यह गुलामी का प्रतीक है। लेकिन केंद्र में जो सरकार है, बंगाल की सरकार से उसका संबंध बहुत अच्छा है, बताने की जरूरत नहीं, जग जाहिर है। दोनों भाई बहन हैं यहां वहां, खुद मोदी जी उनको दीदी के नाम से संबोधित करते हैं। तो अभी बंगाल के नाम से पश्चिम शब्द हटाया नहीं जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। बहरहाल मैं बता दूं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल तब भी उसी नाम से जाना जाता था, आज भी इसी नाम से जाना जाता है। जबकि पूर्वी बंगाल 1905 से लेकर के और कब तक? 1947 तक यह पूर्वी बंगाल के नाम से जाना गया, जिसकी राजधानी जो है ढाका बनाई गई। और आपको जानकारी के लिए बता दें, एक बार यह प्रश्न पूछा भी था कि ढाका जो है अविभाजित भारत के किस राज्य का एक जिला था? असम का। कसम से ढाका अविभाजित बंगाल के किस राज्य, किसका जो है हिस्सा था? तो असम का हिस्सा था।
और 1905 से 1947 तक इसको पूर्वी बंगाल कहा गया। जब देश को आजादी मिली, देश का विभाजन हो गया, तो यही पूर्वी बंगाल जो है किस नाम से जाना गया? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया 1947 से लेकर के कब तक? तो आप कहेंगे कि सर 1971 तक, जब तक कि भारत की मदद से आखिरकार एक दुनिया के नक्शे में अलग देश जो है अपने अस्तित्व में नहीं आता है और उस देश का जो है नाम दिया गया क्या? बांग्लादेश। तो अब इसको किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और आज भी और तब भी उसकी राजधानी जो है कहां थी? ढाका थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प ना, पहला। ओहो, मैंने बता भी दिया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंगाल विभाजन को लिख रहा है बांग्ला भाषा में क्या? बंग भंग। और बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? बंगाल विभाजन किस तिथि को हुआ? मैंने पहले ही बताया कि बंगाल विभाजन इस दिन हुआ था। बंगाल का विभाजन इसी दिन हो गया, अनाउंसमेंट किया गया था। कुछ किताबों में इसको 19 जो है जुलाई लिखा होगा, लेकिन ब्रिटेन के जो है समयानुसार वो 19 था, लेकिन भारत उससे 5.5 घंटा आगे चलता है, इसलिए भारत के समयानुसार जो है वो 20 जुलाई था। 20 जुलाई के दिन बंगाल के विभाजन का अनाउंसमेंट लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला से किया जाता है। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत का सबसे युवा वायसराय था, तब उसकी अवस्था करीब 39 साल की जो है रही थी। लॉर्ड कर्जन जो कि भारत की धरती पर आया तो सबसे पहले उसी के द्वारा सीआईडी डिपार्टमेंट का स्थापना किया गया। सीआईडी बोले तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। उसी के द्वारा शिमला में भारत के शिक्षाविदों की एक सम्मेलन का आह्वान किया गया, बुलाया जाता है, और विश्वविद्यालय आयोग 1904 में स्थापित किया गया। उसी के शासनकाल में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग बनाया गया। सबसे अधिक रेलवे का विकास उसी के समय में हुआ। रेलवे विभाग और रेलवे बोर्ड की स्थापना उसी के समय में किया गया था। उसी के शासनकाल में बहुत सारे ऐसे जो है काम हुए। यंग हस्बैंड अभियान जो है भेजा गया था तिब्बत में। मैं आगे बताऊंगा कि यंग हस्बैंड अभियान क्या था। बहरहाल यहां पर जो मामला है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? जी हां, 7 अगस्त 1905 को। और इसे किस नाम से जाना गया? इसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। इसे बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया। बंग भंग आंदोलन के नाम से जाना गया, या इसे जो है किस नाम से? आप कहेंगे कि वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। किस नाम से? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी इसे जाना गया। और यही वो आंदोलन था जब भारत में सबसे पहले विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशी लोग, विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति सबका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया था। हालांकि बंगाल विभाजन से पहले स्वदेशी अपनाओ का नारा सबसे पहले उस व्यक्ति ने दिया जिनका अभी हम लोगों ने 13 फरवरी के दिन उनका 12 फरवरी के दिन जो है जयंती जो है मनाया है। मैं बात कर रहा हूं स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले विदेशी भाषा, विदेशी लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। लेकिन बंगाल विभाजन के बाद सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन में यह काम किया गया था। अगर पूछा जाए बंगाल विभाजन किस दिन प्रभावी हुआ, यानी किस दिन से जो है लागू हुआ, तो आप कहेंगे कि 16 अक्टूबर 1905 को। और इस तिथि को जो है भारत में बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया? आप कहेंगे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है पहला विकल्प 100% जी नहीं, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। और अब हम लोग 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं? इसी के जो है याद में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे या राष्ट्रीय हस्तशिल्प उद्योग दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। स्वदेशी आंदोलन का भारत में नेतृत्व, बंगाल में नेतृत्व अगर जो है किया, पूछा जाए आपसे कि स्वदेशी आंदोलन जिसको कि बंग भंग आंदोलन के
नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में ये हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। इसी दौरान वंदे मातरम नारा विश्व प्रसिद्ध हुआ, इसीलिए इसे विश्व में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। दक्षिण भारत में इसे वंदे मातरम आंदोलन ही कहा गया। भारत से बाहर के अखबारों ने भी इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से ही जो है रिप्रेजेंट किया था। और बंग भंग आंदोलन किस दिन हुआ? तो अभी तो मैंने बताया 7/8/1905। किसके विरोध में हुआ था? तो जी हां, बंगाल विभाजन के विरोध में। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? इसका नेतृत्व किसने किया? जी हां, इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। हालांकि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अगर कहा जाए कि बंबई और पुणे में इसका नेतृत्व किसने किया? आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। पंजाब की धरती पर इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शेरे पंजाब लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया किसने किया, तो दिल्ली में इसका नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा। किसने किया? सैयद हैदर रजा। और आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में स्पेशली आंध्रा वाले बेल्ट में इसका नेतृत्व किसने किया था? आंध्रा वाले बेल्ट में या कह लो कि मद्रास वाले क्षेत्र में इसका दक्षिण भारत में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे पिल्लई चिदम्बरम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पिल्लई चिदम्बरम के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अब 7 अगस्त के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं? नेशनल हैंडलूम डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न को देखें और फटाफट आप लोग कमेंट करें दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पूछ रहा है बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन हुआ कब था? जी 20 जुलाई 1905। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7/8/1905 यानी 7 अगस्त 1905 को। कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ था। यह आंदोलन की शुरुआत जो है हुई कहां से थी? कलकत्ता से हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन तमाम आंदोलन होते रह गए, लेकिन सरकार थी कि मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग हमेशा अपने गुरूर में चूर रहे हैं, चाहे उस समय चाहे इस समय। यह दुनिया का कड़वा हकीकत है। जिसके पास धन बल, बाहुबल, ज्ञान बल, इनमें से कोई भी एक हो और उसके अंदर अगर अहंकार ना हो, घमंड ना हो, तो वो इंसान या तो बुद्धू है और नहीं तो साक्षात महात्मा बुद्ध है। आखिरकार उस समय की सरकार ने भी इसको अपने अहम से जोड़ लिया और किसी भी कीमत पर बंगाल विभाजन के संदर्भ में समझौता करने को तैयार नहीं थी। आज देख रहे हैं 11 फरवरी के दिन ROARO का पेपर हुआ। सरेआम पेपर व्हाट्सएप पर जो है वायरल हुआ। जिन लोगों के पास पावर और पैसा था वो पहले ही उसको प्राप्त कर लिया था, और उसके बाद भी सरकार जो है ये मानने को तैयार नहीं हो रही है कि पेपर लीक हुआ है। क्यों? क्योंकि वही अहम घमंड कि हमारा क्या कोई क्या कर लेगा। बहरहाल समस्याएं हमेशा रही हैं, और जब आम जनता जो है एक साथ स्वर उठाया है तो सत्ता को जो है सर झुकाना पड़ा है, चाहे गुलामी रही हो चाहे आजादी रही हो। यहां देखिए बंगाल विभाजन जिस दिन लागू हुआ 16 अक्टूबर के दिन, तो उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया? शोक दिवस मनाया गया। और इतना ही नहीं, देश के एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता, हालांकि उस समय तक अब ही उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था, जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने एक दूसरे की कलाई में राखी बांध करके एकता का संदेश दिया। बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, हम एक बंगाल एक
वंदे मातरम जैसे नारा उस समय जो है काफी फेमस हुए थे, और उन्हीं के सलाह पर लोगों ने एक दूसरे की कलाई में राखी बांधी और इसे राखी दिवस के रूप में भी जो है जाना गया। आपको जानकारी के लिए बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर उसी समय एक जो है कविता लिखे, जिस कविता का नाम था क्या, आमार सोनार बांग्ला। क्या लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। और ये आगे चल करके 1971 में जब एक अलग देश बना बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान से अब बांग्लादेश हुआ, तो आमार सोनार बांग्ला को उन्होंने अपना राष्ट्रीय गीत स्वीकार कर लिया। रविंद्रनाथ टैगोर दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो 2 देशों के राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला और भारत का जो है बताने की जरूरत ही नहीं, जन गण मन अधिनायक जय है। जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये भी इन्हीं के जो है मस्तिष्क का उपज था। लेकिन इनके जीवन काल में ये कोई भी देश अभी स्वतंत्र नहीं हो पाया था, तो शायद ये जान भी नहीं पाए कि हमने जो कविताएं लिखी थी अब वो किसी देश का जो है राष्ट्रगान भी है। बहरहाल ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस पुस्तक के लिए? जी हाँ, गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का सबसे पहले सुझाव किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार के द्वारा सबसे पहले स्वदेशी अपनाओ। क्या? स्वदेशी माने अपने देश की बनी हुई वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया जाता है, स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया जाता है। कौन सी पुस्तक में, सॉरी किस समाचार पत्र में? तो आप कहेंगे कि संजीवनी एक इनका अखबार निकलता था, और उसी समाचार पत्र में संजीवनी में इन्होंने सबसे पहले बंगाल विभाजन का, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि इसी समाचार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से बंगाल विभाजन का विरोध किया और भारत के लोगों से, बंगाल के लोगों से स्वदेशी अपनाओ का आह्वान किया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तीसरा विकल्प C.R. दास, चितरंजन दास, जिनका भारत की राजनीति में उस समय तक बहुत कोई अभी रोल नहीं था, हालांकि यही C.R. दास जो कि सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? जी हां, स्वदेशी आंदोलन भारत की धरती पर सबसे पहले इसका आह्वान किया था कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। फटाफट आप लोग जो है कमेंट करके मुझको बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझको आप लोग बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन के दौरान सबसे पहले शुरू किए किसने किया? स्वदेशी अपनाओ का नारा किसने दिया? तो आप कहेंगे कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा जो है इसका सबसे पहले आह्वान किया जाता है। हालांकि स्वदेशी आंदोलन जो चला उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व इसका किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन दिनों जब स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था तो लिवरपूल का नमक और मैनचेस्टर का बना हुआ कपड़ा सबसे अधिक जो है ब्रिटेन को राजस्व की प्राप्ति भारत में कपड़ा से होती थी, नमक से होती थी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं, चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके शरीर पर कपड़ा होगा ही होगा। और ब्रिटेन गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी थी कि तब भारत के उद्योग धंधे पूरी तरीके से चौपट हो गए थे और हम विदेशी कपड़ों को खरीदने के लिए अब विवश थे। हुआ यूं कि इस आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और उनकी होली जलाई गई, फूंक दिया गया उनको, और इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। किसने? जी हां, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था।
किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको निष्ठुर बर्बादी कहा गया और इन महोदय को पूर्व और पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी जो है माना गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने आगे चल करके महात्मा गांधी जी को महात्मा के नाम से संबोधित किया। महात्मा गांधी जी ने इनको गुरुदेव कहा। एक बात ध्यान रखेंगे, जब आपसे प्रश्न के रूप में इस बात को जो है पूछेगा कि किस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था, तो उस सवाल का जवाब असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन जो 1920 में जो है शुरू किया गया था, ऑफिशियली पत्र के माध्यम से उसी आंदोलन में इन्होंने लिखित रूप से उसका विरोध किया था और उसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। उन्होंने पत्र लिखा था किसको? महात्मा गांधी को। लेकिन इसको स्वदेशी आंदोलन को बर्बादी का सबब जो है इन्होंने ही जो है बंगाल विभाजन के दौरान कहा था, इसका विरोध किया था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, तीसरा विकल्प सही होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि उन दिनों एक महान कलाकार थे, यूरोप में बड़ा उनकी जो है उनके द्वारा बनाई गई जो पेंटिंग थी, खास करके जो अरेबियन नाइट्स की, उसका बड़ा डिमांड था। रविंद्रनाथ टैगोर उन्हीं के भतीजे थे और इनसे भी पहले यूरोप में उनका बड़ा बोलबाला था। उन्होंने भी इसका विरोध किया था, स्वदेशी आंदोलन का उन्होंने भी विरोध किया था और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भी इसका विरोध किया गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना हुई थी कब? 28 दिसंबर वर्ष 1885 को। इसको मैं पढ़ा भी चुका हूं, जब भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था और इसका फाउंडर एवो ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। बंगाल विभाजन से पहले तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक सेप्टिक वाल के रूप में जो है काम कर रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेजों के द्वारा इसलिए किया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीयों के साथ होने का सिर्फ दिखावा करे और उसकी पूरी सहानुभूति किसके साथ हो? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो। बंगाल विभाजन से पहले यह सिलसिला चला भी, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद से यह मामला बिगड़ा और जब हमारे बनारस की धरती पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने उसकी अध्यक्षता किया और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की किसी नीति का जो है खुलेआम विरोध किया। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसी अधिवेशन में गोखले जी ने लॉर्ड कर्जन को औरंगजेब कहा था और उनको विपक्ष का जो है नेता, उनको विपक्ष की उपाधि जो है दी गई थी। लेकिन इसको भीख मांगने वाली संस्था जो है कहा था किसने? इसको भीख मांगने वाली संस्था कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे भीख मांगने वाली संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट के रूप में इसको संबोधित किया गया था। किस अधिवेशन में? तो 1806 के मद्रास अधिवेशन में इन्होंने कहा था। मद्रास अधिवेशन जहां का अध्यक्षता किया था किसने? दादा भाई नेहरूजी ने किया था। अगर दादा भाई नेहरूजी मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में नहीं 1906 में ही हो गया होता, क्योंकि उस समय दादा भाई नेहरूजी भी ब्रिटिश हुकूमत के अभी जो है साथ वफादार थे, क्योंकि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको ब्रिटेन में सांसद बनाया 1892 से 95 तक। अभी इनका और विचार था लेबर पार्टी के टिकट पर वहां चुनाव लड़ने का, तो जाहिर सी बात थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपने जो है टर्म्स एंड कंडीशन बेहतर रख करके चलना उनकी मजबूरी थी। राजनीति की दुनिया में कोई किसी का जो है सगा और दुश्मन नहीं होता है। अगला जब मौका मिले तब नीतीश कुमार बन जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिकुट से बाल गंगाधर तिलक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बिपिन चंद्रपाल इसे बुलबुले का खेल वाली संस्था के रूप में संबोधित किया। किसे? कांग्रेस को। कांग्रेस की जो नीतियां उस समय थी कुछ वैसे ही थी, और अब तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? आज भी जब दीपावली आता है तो हम लोग चाइनीज आइटम का विरोध करना शुरू करते हैं। चाइनीज फुलझड़ी मत खरीदो, चाइनीज ये मत खरीदो, वो मत खरीदो। राष्ट्रीयता का प्रतीक है। आज देश प्रेम की भावना अपने जो है शबाब पे है। वो अलग बात है कि चाइना के खिलाफ जो मैसेज जिस मोबाइल से हम लोग टाइप करके दूसरे मोबाइल पर भेजते हैं वो दोनों मेड इन चाइना ही होती है। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में जब स्थापित की जाती है तो उसको बनाने का ठेका 3000 करोड़ का ठेका जो है चाइनीज कंपनियों को ही दे दिया जाता है। लेकिन दीपावली या ऐसे त्योहारों पर जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है उफान मारने लगती है और मोबाइल पर यह मैसेज तैरने लगता है कि चाइनीज आइटम का बहिष्कार करो। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बंगाल जब विभाजन हुआ तो मैंने बताया कि सबसे पहले किसको ब्रिटेन की वस्तुओं का, ब्रिटेन की भाषा का, ब्रिटेन के लोगों का बहिष्कार करने का सबसे पहला सुझाव दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जिनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक जिसका नाम अगर आप बता सकते हैं तो फटाफट जो है कमेंट करके मुझको बताएं। आर्य समाज का वो बहुत पवित्र पुस्तक है। और दयानंद सरस्वती के जो ये विचार थे बंगाल विभाजन के दौरान अपने शबाब पे चढ़े और सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो है नाम दिया, नारा दिया। किसने? जी हां, कृष्ण कुमार मित्र ने। किस समाचार पत्र में? आप कहेंगे संजीवनी समाचार पत्र, जो ये स्वयं जारी करते थे। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान, बंग भंग आंदोलन के दौरान, बंगाल विभाजन के दौरान ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं का जो है ब्रिटेन की बनी हुई वस्तुओं का बहिष्कार करने का नारा दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। लेकिन इसका नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध में जो आंदोलन हुआ, जिसको मैंने अभी कहा कि बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन, ये 1905 से शुरू हुआ था और कब तक चला? 1911 तक चला था। कब तक? 1911 तक। 1905 में इसकी शुरुआत 7 अगस्त वर्ष 1905 को हुई और 1911 में 11-12 वर्ष 1911 को जब दिल्ली का तीसरे इंपीरियल दरबार का आयोजन किया जाता है तो ब्रिटेन का सम्राट जो भारत की धरती पर आया था, पहला ऐसा ब्रिटिश सम्राट था जो भारत चल करके आया था, जिसका नाम जॉर्ज फिफ्थ था। उसी ने दिल्ली को भारत की अगली राजधानी बनाने का जो है घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता है। और इतना ही नहीं, भारत के लोगों के आंदोलन, इनके जो है डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसने बंगाल विभाजन को रद्द करने का जो है अनाउंसमेंट करता है। आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन को, बंग भंग को रद्द करने का सुझाव किस कमेटी ने दिया था, तो आप कहेंगे अरुणडेल कमेटी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अरुणडेल समिति के द्वारा, अरुणडेल कमेटी के द्वारा दिया गया था। अरुणडेल कमेटी को किसने बनाया था, किसने फाउंड किया? तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। किसने? लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो है किया गया। दरअसल जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट किया तो लॉर्ड कर्जन समूचे पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत में विरोध होने लगा। भारत के लोगों के विरोध को, उस आंदोलन को, क्रांति को कुचलने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाए गए और बहुत बर्बरता पूर्वक जो है क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारा गया। वो अलग बात थी कि इस आंदोलन ने भारत के लोगों में नव चेतना, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र जागरण जैसे जो है भावनात्मक पहलुओं को जो है जागृत कर दिया।
जब आंदोलनकारियों पर नियंत्रण करने के लिए सेना का इस्तेमाल करने की बात आई तो किचनेचर उस समय जो है किरनेचर उस समय ब्रिटिश सेना का सेनापति था। लॉर्ड कर्जन का अपने सेनापति से इस मामले में मतभेद हो गया। वो सेना का जो है इस्तेमाल करना नहीं चाहता था और ये सेना का प्रयोग करना चाहते थे और यही वजह था कि उससे इतना मतभेद हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्जनवा को वापस बुला लिया कि आ जाओ और उसके जगह पर लॉर्ड मिंटो को वायसराय बनाकर भेजा गया। लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय बन करके आता है तो आते ही उसने जो है जॉर्ज अरुंडेल कमेटी का गठन किया और जॉर्ज अरुंडेल कमेटी का गठन किया। जॉर्ज अरुंडेल कमेटी ने अपना सुझाव दिया कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। हिंदू मुस्लिम दोनों कौम एक साथ होकर के और इस आंदोलन का विरोध कर रही है। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया क्यों? इन दोनों कौम को आपस में लड़ाने के लिए। और हुआ क्यों? हुआ क्या? ठीक उसी का उल्टा। अरुंडेल कमेटी ने भी अपना सलाह दिया कि इसे रद्द कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड मिंटो ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन स्वीकार किसने किया? जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा किया गया था। जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा किया गया था। कब? 1911 में, जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। थोड़ा सा जो है आप लोग देख लेंगे। दिल्ली दरबार या आपको कहें इंपीरियल दरबार, इंपीरियल समिट के नाम से इसको जो है जाना गया, या इंपीरियल सम्मेलन कहीं लिखा जो है आपको मिलेगा। दिल्ली दरबार इसका कॉमन नाम है। कितनी बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ? तो आप कहेंगे कि सर 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। पहली बार 1877 में किया गया। कब? 1877 में, जब लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय हुआ करता था। और 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया जाता है और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया जाता है और विक्टोरिया को कैसर ए हिंद उस समय भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। आज जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, उन दिनों कैसर हिंद था। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद देने का अनाउंसमेंट किया गया। हालांकि महारानी विक्टोरिया नहीं आई, वो इसलिए कि उन दिनों कोरोना अपने शबाब पे प्लेग जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था, इसलिए मैडम भारत नहीं आई। बहरहाल ये दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ, उसके पीछे बस इतना सा उद्देश्य था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, लंदन में बैठी हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन जिन देशों पर अपना शासन करती थी, जब वहां पर राज्याभिषेक होता था, लंदन में नया राजा बनता था, वहां उसका राज्याभिषेक होता था और ब्रिटेन शासित जितने भी देश थे अपने यहां इस तरह इंपीरियल दरबार का आयोजन करते थे और वायसराय के द्वारा ऑफिशियली ब्रिटेन के सम्राट को यहां का सम्राट घोषित किया जाता था। तो यहां पर चूंकि साम्राज्ञी बनी थी महारानी विक्टोरिया, इसलिए जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। कैसर हिंद की उपाधि दी गई। मैडम वहां नहीं आई थी। किसके वजह से? आप कहेंगे कि प्लेग की वजह से। दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया कब? 1903 में। 1903 में दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किसके समय में? कर्जन के समय में। इसके पीछे उद्देश्य भी वही था। एडवर्ड सप्तम, किसको? एडवर्ड सप्तम वहां का जब सम्राट बना तो उसके सम्राट बनने की खुशी में यहां पर दूसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अंग्रेजों के जो उन दिनों भारत में चमचे थे वो इन दरबारों में उपस्थित होते थे। आगे चल करके तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन होता है कब? 1911 में। 11 दिसंबर 1911 को आयोजन हुआ और ब्रिटेन के सम्राट जिनका नाम था जॉर्ज फिफ्थ, क्या नाम था? जॉर्ज फिफ्थ, और उनकी मैडम मैरी कैसे हो सकती है?
मैरी, उनकी मैडम मेरी कैसे हो सकती है, तो उनकी मैडम मैरी का भी जो है भारत में आगमन हुआ था और यहीं पर इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया क्या कि कलकत्ता की जगह भारत की अगली राजधानी दिल्ली होगी, लेकिन कब? 1 अप्रैल 1912 से होगी। 1912 से 1 अप्रैल 1912 जब न्यू फाइनेंशियल ईयर जो है शुरू होगा तो भारत की राजधानी अब दिल्ली हो जाएगी। दूसरा इन्होंने अनाउंसमेंट किया भारत के लोगों के इच्छा का सम्मान करते हुए और इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और उसी लगे इन्होंने उड़ीसा और बिहार दो अलग राज्य, बिहार से ये बंगाल से दो अलग राज्य बनाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। यानी अब समझ नहीं आता है कि इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द किया कि और विभाजन किया। इन्होंने कहा कि मैं बंगाल विभाजन को रद्द करता हूं और लगे हाथ बंगाल से उड़ीसा और बिहार को अलग करने की घोषणा करता हूं। उड़ीसा को भाषा के आधार पर अलग किया गया था और इस बात को ध्यान रखेंगे, भाषा के आधार पर अगर भारत में आजादी से पहले किसी राज्य का गठन हुआ तो उड़ीसा का किया गया था, जिसकी राजधानी कहां है? जी, भुवनेश्वर। आजादी से पहले किसी राज्य का भाषा के आधार पर गठन हुआ था उड़ीसा का, और आजादी के बाद अगर पूछेगा तो तेलुगु भाषा के आधार पर गठन किया गया था। किसका? आंध्र प्रदेश का। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का हम लोग करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन। वैसे दक्षिण भारत में इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। वंदे मातरम आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन। कभी कभी आप सबके संगत का असर हो जाता है मेरे ऊपर, बट कोई नहीं। वंदे मातरम आंदोलन स्पेशली आंध्रा वाले बेल्ट से जो है इसकी शुरुआत हुई थी और वंदे मातरम का नारा जो है यहीं बुलंद हुआ था। आपसे पूछेगा ओम वंदे मातरम नारा किस आंदोलन का हिस्सा था, तो उस सवाल का जवाब होगा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह में ओम वंदे मातरम अपने चरमोत्कर्ष पे था और मैंने बताया कि सन्यासी विद्रोह जो कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला विद्रोह सन्यासियों के द्वारा इसी बंगाल से किया गया था और उसी सन्यासी विद्रोह के पृष्ठभूमि पर एक किताब लिखी जाती है जिस किताब का नाम था क्या? आनंद मठ। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और उसी किताब में उन्होंने वंदे मातरम गीत जो है लिखा था। तो वंदे मातरम शब्द ही जो है उन्होंने लिया था कहां से? सन्यासी विद्रोह से। सन्यासी विद्रोह का नारा ही था ओम वंदे मातरम। लेकिन सिर्फ वंदे मातरम किस आंदोलन का जो है नारा था, तो आप कहेंगे कि स्वदेशी आंदोलन का नारा था। और स्वदेशी आंदोलन का अभी मैंने बताया कि बॉम्बे में, पुणे में नेतृत्व किया था किसने? तिलक जी ने। किसने? तिलक जी ने। पंजाब में नेतृत्व किया था किसने? तो लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में इसका नेतृत्व किसने किया, तो आप कहेंगे सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा के द्वारा इसका जो है नेतृत्व किया जाता है। और मद्रास में इसका नेतृत्व किसने किया था? जी हां, चिदंबरम पिल्ले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चिदंबरम पिल्ले के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी, तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? अभी तो इसके बारे में मैंने चर्चा किया। सैयद हैदर रजा ने, लाला लाजपत राय ने। कहां पर? ये दोनों लोगों ने इसका नेतृत्व किया था पंजाब वाले क्षेत्र पर। पंजाब वाले क्षेत्र पर एक बात ध्यान रखेंगे, एक बार परीक्षा में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा था कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पाकिस्तान में किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पाकिस्तान में किसने किया? तो स्वदेशी आंदोलन जो कि चलाया गया था कब? 1905 में हुआ, शुरुआत इसकी हुई। तो 1905 में तो अभी पाकिस्तान पैदा ही नहीं हुआ था। उन क्षेत्रों को तब सिंध और पंजाब के नाम से जो जाना जाता था।
किस नाम से? सिंध और पंजाब के नाम से जाना जाता था। और पंजाब की धरती पर इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय लाहौर से कर रहे हैं। वो अलग बात है कि अब लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। तो जब प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पाकिस्तान में किसने किया था, तो उस सवाल का भी जवाब होगा कौन? लाला लाजपत राय और माननीय अजीत सिंह। बाल गंगाधर तिलक अभी मैंने बता दिया था, बॉम्बे में किए थे। और सैयद हैदर रजा रिजवी ने इसका नेतृत्व किया था दिल्ली में। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कांग्रेस विभाजन को मैंने पढ़ाया। कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस विभाजन हुआ कब? इसका विभाजन हुआ क्यों हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन को चलाने की नीति को लेकर के इसका विभाजन हुआ। किसका? कांग्रेस का। स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों को बड़ी बर्बरता पूर्वक जो है मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे कितनी अमानवीय घटनाएं हुई जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं था। वो दौर था जब घोड़े पर सवार होकर के लाल पगड़ी बांध करके एक पुलिस वाला जब गांव में पहुंच जाए तो लोग धड़ाधड़ जो है दरवाजे बंद कर लेते थे। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है, क्योंकि तब और जमाना था, अब और जमाना है। बहरहाल ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, खून का बदला खून। इस तरफ मौत का बदला मौत। इस तरह की विचारधारा रखने वाले उस समय के जो युवा नेता थे, जिनमें लाल बाल पाल प्रमुख अरविंद घोष जो है प्रमुख रूप से थे, इन लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में 1905 जो कि बनारस की धरती पर हुआ, उस आंदोलन में ये मुद्दा उठाया कि कांग्रेस के पास जो है पार्टी फंड है, पैसा है, और उस पार्टी फंड से जो है कांग्रेस भी अपनी स्वयं की सेना खड़ा करे। तब कोई संगठन अपनी आर्मी खड़ा कर सकता था। उस तरह उस समय जो है इस तरह के कोई रूल रेगुलेशन जो है नहीं थे। लेकिन उन दिनों जो नरमपंथी दल के लोग थे, उन्होंने इसका विरोध किया। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत शांति का हिमायती हमेशा से है, आज भी है, हमेशा रहेगा। उन दिनों भी गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, उनका ही सबसे पहले यह स्टेटमेंट था कि अगर आपके गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो दूसरा भी घुमा दीजिए। महात्मा गांधी जी इसको आगे और जो है बुलंद किए थे। जबकि ये लाल बाल पाल ये जो तिकड़ी थी, ये उस विचारधारा से बिल्कुल विपरीत थे। इनका मानना था कि कोई एक तमाचा आपके गाल पर मार दे तो उस बांह को उखाड़ करके दूसरे बांह में पकड़ा दो कि फिर ऐसी वो हिम्मत ही न कर पाए। इसी आंदोलन को लेकर के, स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व को लेकर के आखिरकार बंगाल का विभाजन होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। कब? 1960 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था किसने अध्यक्षता किया था? आप कहेंगे रास बिहारी घोष। ध्यान रखेंगे, बोस और घोष दो लोग हैं, तो यहां रास बिहारी घोष की बात हो रही है। और विभाजन हुआ तो कांग्रेस दो दल में जो है बट गया। एक बना गरम दल। गरम दल का मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, हार्ड पार्टी सॉफ्ट पार्टी न लिख लेना। गरम दल और नरम दल। नरम दल का मतलब मॉडरेट ग्रुप। और नरम दल में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेरोजी, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, ये जैसे लोग नरम दल के थे। जबकि गरम दल में कौन कौन थे? तो गरम दल के लोग थे लाल बाल पाल, जिन्हें भारतीय राजनीति का उन दिनों ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता था। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? जी हां, तो अब बताने की जरूरत ही नहीं है। यहां अरविंद घोष जो थे, ये भी जो है गरम दल से ही संबंधित व्यक्ति थे। इसलिए
दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, पहला विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प जो है सही होगा, अरविंद घोष जी, पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, आगे देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसी समय कांग्रेस का जो फाउंडर था, जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम, क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम, और जो कि वर्ष 1885 से लेकर के 1907 तक इस पार्टी का महासचिव रहा था। यही कांग्रेस का विभाजन हुआ। कुछ गर्म दल के नेताओं ने इसके लिए अपशब्द का जो है प्रयोग किया, जिसकी वजह से इसने त्यागपत्र दे दिया। प्रश्न संख्या 11 को देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन के बाद जो है शुरू हुआ था, बंग भंग आंदोलन से जिसकी शुरुआत हुई थी, और यह चली कब तक चली? जी हां, जब तक कि देश को आजादी नहीं मिली। और इन गर्मपंथियों में उन दिनों मैंने अभी बताया कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद से इसके बाद से ये दोनों अलग अलग रास्ते पर जो है चल दिए। लेकिन 1906 में जो मद्रास का अधिवेशन हुआ और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, अभी मैंने बताया कौन? दादा भाई नेरोजी। और यही सबसे पहले स्वदेशी और स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। उससे पहले बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था। कहां से? बनारस कांग्रेस अधिवेशन से। क्योंकि 1905 नहीं दिया है ऑप्शन में, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन 100% सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का करते हैं अवलोकन। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण था, पहला विकल्प उन पर सैयद अहमद खां का प्रभाव, दूसरा उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, तीसरा मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या चौथा उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। जब बंगाल विभाजन के बाद जब कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई, गरम दल और नरम दल, तो जो गरम दल के जो नेता थे जिनके लिए अंग्रेजों के द्वारा उग्रवादी शब्द का जो है उपयोग किया जाता है, उन क्रांतिकारियों ने भारत से विदेशी भाषा, विदेशी वस्तु, विदेशियों का बहिष्कार करने का जो नारा था, उसका बड़ा व्यापक जो है उन्होंने व्याख्या कर दिया। क्या हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म को मानने वाले जो लोग, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन तीन को छोड़ करके ये जितने भारत में हैं, ये सब जो है विदेश से आए हुए हैं। उन दिनों गरम दल के नेताओं के द्वारा जो है इस तरह की विचारधारा रखी गई, जिसके वजह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे इस आंदोलन से दूर होने लगे थे। और सर सैयद अहमद खां जो कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे, संस्थापक थे, इन्होंने भी इस आंदोलन में मुस्लिम लोगों को इस आंदोलन से दूर रहने का जो है सुझाव दिया था। सर सैयद अहमद खान ने अपने एक समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार जो है व्यक्त किया कि अगर हिंदुस्तान में विदेशी लोगों का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, विदेशी संस्कृति का बहिष्कार किया जाएगा, अगर यूरोप वालों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, तो एक दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का भी नंबर आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, सर सैयद अहमद खान के विचार थे उन दिनों, और ऐसे लोगों की विचारधारा ने भी इस आंदोलन में रंग में भंग डाला था। बहरहाल उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी जो दृष्टिकोण था, यह भी जो है एक वजह था, यह भी इसका जो है एक वजह था। मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता, लेकिन यहां जो है पूछ रहा है कि आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण अगर पूछता कि कौन नहीं था तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन यह पूछ रहा है कि कौन था, तो इससे सबसे ज्यादा इसका सुटेबल जो है आंसर ये होगा
क्योंकि यहीं से पूरी कहानी ही बिगड़ गई थी। उग्रवादी नेताओं के द्वारा हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति जो थी, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उनको इस आंदोलन से दूर कर दिया था, और उसमें ये वजह भी रहे थे, लेकिन ये सबसे बड़ा वजह रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक जिनके द्वारा वर्ष 1894 में गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई थी। गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई, गणेश महोत्सव। लेकिन हालांकि 1896 के बाद जो है ये पूरे महाराष्ट्र और उससे बाहर भी ये मनाया जाना शुरू हो गया। यही वजह था कि कुछ किताबों में इसको ये डेट दिया होगा। शिवाजी महोत्सव की शुरुआत उन्होंने 1894 से किया था। 1894 से कहां से? रायगढ़ के किले से, वही रायगढ़ का किला जहां पर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। धारा 144 उन दिनों भी जो है प्रभावी थी। 5 से अधिक लोग एक जगह इकट्ठा होकर के बात नहीं कर सकते थे, सिवाय धार्मिक जो है मामलों को छोड़ करके, धार्मिक गतिविधियों को, शादी विवाह को छोड़ करके 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो गणेश महोत्सव शुरू किया गया, शिवाजी महोत्सव शुरू किया गया। अब गणेश महोत्सव गणेश चतुर्दशी से उसका पूरा लंबा सेशन चलता है। बंगाल में दुर्गा पूजा पूरी जो है नवरात्रि तक जो है चलता था। तो उन दिनों इस तरह के धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य था क्रांतिकारी लोगों का एक साथ जो है इकट्ठा होकर के अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना को जो है तैयार करना। महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया ठीक उसी दिन जिस दिन महात्मा गांधी ने अपना पहला जन आंदोलन भारत में शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। कब? 1 अगस्त 1920 से। और महात्मा गांधी के साथ इनकी अर्थी उठाई थी किसने उठाया? तो आप कहेंगे एक व्यक्ति थे शौकत अली। हालांकि इनके भ्राता श्री मोहम्मद अली भी जो है उन दिनों साथ में रहे थे। और सैफुद्दीन किचलू, यहां ऑप्शन में दिया नहीं है, सैफुद्दीन किचलू इन्होंने भी इनकी अर्थी को कंधा दिया था। और महात्मा जी तो खैर थे ही। ये दोनों जो नेता थे उस दिनों खिलाफत आंदोलन के भारत में सूत्रधार थे। खिलाफत आंदोलन, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया तो बताया कि महात्मा गांधी का जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, कौन सा? असहयोग आंदोलन। यह भारत में पहला जन आंदोलन, ध्यान रखें मैं जन आंदोलन कह रहा हूं, सत्याग्रह नहीं कह रहा हूं। सत्याग्रह पूछेगा तो भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। जबकि पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को जो शुरू हुआ था। उसी समय खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी भी सहयोग कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन कब से कब तक चला? तो खिलाफत आंदोलन जो है मैं पढ़ाया तो बताया कि 1919 से लेकर 1924 तक चला था। 1924 तक ये आंदोलन चला। तो महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन खिलाफत आंदोलन के साथ था? या खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के किस आंदोलन के साथ साथ चला? तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन। और उस समय दोनों जो है जो आंदोलन थे, मूवमेंट थे, उनके नेता एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो दिए हुए प्रश्न में आगे मैं बताऊंगा असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि जो मिली थी, कैसर ए हिंद की उपाधि मिली थी, उसको वापस कर दिया था। हालांकि इसको वापस करने का अनाउंसमेंट इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कर दिया था, लेकिन वापस किया था अपने जन आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे जिनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली। और मौलाना मोहम्मद अली जो कि शौकत अली के भाई थे, और ये दोनों जो है खिलाफत आंदोलन के जो है यहां का लोग इंडिया में जो है फाउंडर थे।
तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो पूरे विश्व के मुसलमानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था, उसी को खिलाफत आंदोलन कहा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, बाल गंगाधर तिलक के नाम से अब तो खैर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसको बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2023 में यह पुरस्कार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जो है दिया गया था। वर्ष 2024 में यह पुरस्कार किसको दिए जाने का अनाउंसमेंट किया गया है? कौन पुरस्कार? बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार। आप कमेंट करके मुझको बताएंगे। अगला प्रश्न देखें। कथन 1, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। सरासर गलत है, सरासर गलत है। दूसरा, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अभी तो मैंने बताया था, उन्होंने गणेश महोत्सव की शुरुआत किया था, उनके द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है मराठा न्यूज़पेपर जो है शुरू किया गया था, केसरी न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। हालांकि मराठा अंग्रेजी भाषा में था और केसरी जो है मराठी भाषा में था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प ये पूछ रहा है कि सही है, तो पहला तो सही नहीं है, एक गलत है और सही है। राजनीतिक रूप में इन्होंने प्रयोग किया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखें, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो, विदेशी भाषा का बहिष्कार करो, विदेशी लोगों का बहिष्कार करो। और उसका जो है ये परिणाम था कि भारत में उस समय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। उसी समय बहुत से ऐसे जो है कॉलेज स्थापित किए गए जो कि अपनी भाषा में शिक्षा देने का काम शुरू किया था। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का नारा बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही हुआ। और इसका सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दिया गया। किसके द्वारा? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया। ये चीजें बार बार इसलिए बताते हैं कि आपको जो है कंठस्थ हो जाए, याद हो जाए। उसके पीछे बस इतना सा ही उद्देश्य होता है। किस समाचार पत्र में? संजीवनी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बन गया? अभी मैंने बताया कि अगर जो है ओम वंदे मातरम कहा जाता तो ओम वंदे मातरम सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। किससे संबंधित था? सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। लेकिन वंदे मातरम जो है किससे संबंधित था? स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन कब तक चला? 1905 से लेकर के 1911 तक चला था। और इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक ही बन गया था, नारा बना था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में हुआ था। रोलेट एक्ट के खिलाफ जो आंदोलन चला 1919 में चलाया गया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का जो कि 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और ये चला कब तक था? जी हाँ, 4 फरवरी 1922 तक, चौरा चौरी की घटना तक चला था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। वंदे मातरम नामक समाचार पत्र, वंदे मातरम नामक समाचार पत्र भारत में और भारत से बाहर किन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको आप जरूर बताना। चैटिंग बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप कमेंट करके मुझको जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न देखें। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? कब किया गया था? 1907 में किया गया था। कब किया गया? 1907 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय के विद्वान लेखक और जो है कलाकार थे जिनका नाम था अवनींद्रनाथ टैगोर, इन्हीं के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी इनके भतीजे थे और इन्होंने अपनी शानदार जो कलाकृति थी जिसके लिए यूरोप में ये जाने गए, कहा जाता था वो थी अरेबियन नाइट्स। कौन थी?
अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स, इन्हीं के सलाह पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कृति गीतांजलि का अंग्रेजी में रूपांतरण कराया था, जिसके लिए आगे चल करके उनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि एक तो ये सिर्फ बहाना है, वजह कुछ और थी, अगली क्लास में कभी पढ़ाऊंगा तो आप सबसे बताऊंगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। इसी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, और भारत के संविधान के मूल प्रति की विभिन्न जो है पृष्ठों पर कलाकृति बनाने का काम किया है किसने? जी हां, नंदलाल बोस के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन जो कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना गया, अगस्त क्रांति के नाम से। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ और वो वर्ष 1931 तक चला था। असहयोग आंदोलन जो कि वर्ष 1920 में शुरू हुआ, वर्ष 1922 तक चला था। कब तक? 1922 तक। स्वदेशी आंदोलन भारत में वो आंदोलन था जब महात्मा गांधी अभी भारत की धरती पर, भारत की राजनीति में आप कह सकते हैं, भारत की धरती पर तो इनका आगमन 1869 में ही हो गया था, लेकिन राजनीति में इनका आगमन जो है 1915 में होता है, 1915 में। 1905, 6, 7 का वो दौर था जब महात्मा गांधी अफ्रीका में अपने नाम का डंका बजा रहे थे। उन्हीं दौरान भारत में जो स्वदेशी आंदोलन चला, उस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व, उस स्वदेशी आंदोलन में भारतीय जितने भी आंदोलनकारी रहे थे उनका साथ दिया था जिस ब्रिटिश पत्रकार ने, उसका नाम था H.W. नेविंसन। क्या नाम था? H.W. नेविंसन। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ था, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसका विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन किया है। हालांकि सिर्फ यह दिखाने के लिए भारतीयों के तरफ से थे, अंदर से इनका भी लगाव ब्रिटिश हुकूमत की तरफ ही था। महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चला, उस आंदोलन को भी इन्होंने देखा था। किसने? H.W. नेविंसन ने। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ जो पत्रकार था उसका नाम था क्या? उसका नाम था वेब मिलर। क्या नाम था? वेब मिलर। और वेब मिलर जो था ये यूएसए के पत्रकार थे। कहाँ के? अमेरिकी पत्रकार थे। महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन चला, उस समय एक विदेशी पत्रकार था जिसका नाम था, इसका नाम था लुइस मिलर, और इन्होंने ही महात्मा गांधी जी की जीवनी लिखी थी। महात्मा गांधी की जीवनी इन्होंने लिखा था। ये भी कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जी हाँ, यूएसए के रहने वाले, यानी अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका उन दिनों जो है स्वतंत्र हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ब्रिटिश विरोधी जितने भी अभियान थे उसका नेतृत्व अमेरिका, जी हां, कर रहा था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओ माय गॉड, लुइस फिशर शब्द है, लुइस फिशर, लुइस फिशर, लुइस फिशर, मैंने मिलर लिख दिया था। इसी ने महात्मा गांधी की जीवनी भी लिखा था। वैसे दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प। आगे देखें, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का, कई बार तो अभी मैंने बताया, कांग्रेस को भी पढ़ाया था, बताया था, कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था किसने? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। दादा भाई नेरोजी दूसरी बार अध्यक्ष बनाए गए थे और यहीं पर सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। और 1916 का जो अधिवेशन हुआ लखनऊ में हुआ था, डॉक्टर अंबिका चरण मजूमदार वहां अध्यक्ष बनाए गए थे। तो उस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसको लेकर के रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट दिया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यहीं पर किया गया था। कहां पर? कलकत्ता के अधिवेशन में। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था किसने? जी हां, गोपाल कृष्ण गोखले।
और ये अधिवेशन जहां पर कि बंग भंग का विरोध, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था, विरोधी प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। यहीं पर गोखले को विपक्ष की उपाधि दी गई थी। सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस दो धड़ों में टूट गई थी और उसकी अध्यक्षता किया था किसने? रास बिहारी घोष, नॉट बोस, रास बिहारी घोष। सुभाष चंद्र बोस को जिन्होंने मदद किया वो रास बिहारी बोस थे और यहां पर कौन है? ये रास बिहारी घोष हैं। ये दोनों लोग अलग हैं। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम ना, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने, पाल ने। अभी तो बताया सूरत विभाजन हुआ कब था? 1907 में। सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, सूरत जिसको कि भारत की आर्थिक राजधानी कभी कहा जाता था। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बंदरगाह शहर है और सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी जो है ये बंदरगाह शहर के रूप में जाना गया। लोथल बंदरगाह यहां पर हुआ करता था। सूरत शहर में कांग्रेस दो धड़ों में टूट जाती है और यहां पर अध्यक्ष था जो व्यक्ति, उनका नाम था रास बिहारी बोस जी, रास बिहारी घोष जी। लेकिन यहां चूंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, जो उस समय का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, गरम दल था, उसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक जो कि लाला लाजपत राय को वहां पर अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अध्यक्ष रास बिहारी बोस बने जो कि नरम दल के नेता थे, यानी दादा भाई नेहरूजी के गुट के व्यक्ति थे। चूंकि ऑप्शन में रास बिहारी का नाम नहीं दिया है, इसलिए दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही होगा। और इस प्रश्न को ऐसा होना चाहिए था कि सूरत विभाजन का नेतृत्व, सूरत विभाजन में गरम दल का नेतृत्व, सूरत विभाजन में गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? अब यह क्वेश्चन सही हो गया। गरम दल का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फाउंडर था और ये 1885 से लेकर के और 1907 तक इसने कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव की भूमिका निभाई थी। कभी हालांकि ह्यूम अध्यक्ष बना नहीं, लेकिन इसी अधिवेशन में ह्यूम जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था, इसके लिए शुद्ध साहित्यिक सांस्कृतिक शब्दों का उच्चारण कर दिया गया, जिसके वजह से यह बहुत आहत हुआ और उसने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। फिर कभी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया। आज के इस सेशन में बस इतना ही। हमारी संस्था की तरफ से आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खास करके यूपी पुलिस के लिए बड़ी शानदार पुस्तकें जो है ये जारी की गई हैं। इन पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबरों पर आप कॉल करें और अधिक से अधिक जो है फायदा उठाएं। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले सेशन में। तब तक आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कहा गया है सितारों को आंखों में महफूज कर लो, आपके सामने रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पर कल मुलाकात होगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, गुड नाइट।